हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IMS। आज हम समझते हैं कैसे आपको मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में 100% दिलाया जाए। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कुछ 3,80,000 बच्चों में से 251 ही स्टूडेंट थे जिन्हें उनको 100% आया था। ये 100% आप भी ला सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा ये सिलेबस और इसमें डिटेल्ड पोर्शन जो छुपा हुआ है। अच्छे से वीडियो देखिएगा, समझिएगा क्या क्या डिटेल्ड पोर्शन इसमें है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है वो कंपलसरी होता है एक मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और इनमें कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। सेक्शन बी जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक B1 और B2। B1 वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि साइंस लिए होंगे और मैथ्स लेंगे, और वो B2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉमर्स या अप्लाइड मैथ्स लिए होंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे और आपको सिर्फ 25 ही करना है। सेम गोज विथ अप्लाइड मैथ्स, तो इसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 25 करना है। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, जो कंपलसरी सिलेबस है दोनों के लिए, पहले उसको थोड़ा समझते हैं, अच्छे समझिएगा इसको भी। अगर हम बात करें पहले पोर्शन की, दैट इज अलजेब्रा, दिस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तो आप दोनों अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स वाले स्टूडेंट दोनों ही बराबर इसको पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा फर्क है कि जो अप्लाइड मैथ्स का स्टूडेंट है वो डिटरमिनेंट को थोड़ा कम पढ़ता है। तो मेरे ख्याल से जो अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो दोनों जन बराबर पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप क्रैमर्स रूल, ये एक रूल होता है जो कि हम लगा के जल्दी आंसर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशंस में, ये एक मैथ स्टूडेंट्स अगर सीखे तो ज्यादा फायदा होगा उसको। ठीक, चलिए अब आते हैं कैलकुलस पे। अगर हम कैलकुलस देखें तो ऑफकोर्स ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैथ स्टूडेंट्स का होता है अप्लाइड मैथ्स वालों के, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते हैं इसमें। लेकिन यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, इस साल टैंजेंट नॉर्मल रिलेटेड है मैथ्स से, तो मैथ स्टूडेंट्स वालों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि उनको ये चैप्टर अपने से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आई थिंक ये पूरा आपका सिलेबस में है, इवन अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स दोनों के सिलेबस में आ जाएगा अगर मैं इसको एक छोड़ दो तो। ऑफ कोर्स ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है, तो इसमें भी मैथ स्टूडेंट्स का ज्यादा मजबूत हाथ होता है देखा जाए तो फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ्स वालों को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलस के लिए। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, इसके बहुत टफ तो होते नहीं, बट फिर भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। आगे बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन अ कैलकुलस चैप्टर। इसमें बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल भी आप पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी में आए तो ये लगभग पूरा प्रोबेबिलिटी आप दोनों पढ़ते हैं। हाँ, मैथ स्टूडेंट्स के लिए फिर से एक जगह आएगा कि मैथ स्टूडेंट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ये नहीं पढ़ते, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इवन बाइनोमियल थ्योरम भी शायद आपका नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ये मैं बात कर रहा हूं मैथ स्टूडेंट्स के। हाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग लगभग दोनों बराबर ही पढ़ते हैं। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है अप्लाइड मैथ्स का वो इसमें कवर फिर नहीं हो पा रहा है। तो कंपलसरी में देखें तो ज्यादातर मैं देखूं तो अप्लाइड मैथ्स का स्टूडेंट को फोकस करना पड़ेगा डिटरमिनेंट पे, और उनको और फोकस करना पड़ेगा कैलकुलस पे। ऑफ कोर्स है टैंजेंट एंड नॉर्मल एक ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ स्टूडेंट के पास नहीं होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी में भी मैथ स्टूडेंट्स को वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और बाइनोमियल भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। चलिए समझते हैं एक मैथ स्टूडेंट के सिलेबस में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या डिटेड है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी आपको NCERT, और NCERT एग्जाम्पलर। आई थिंक एग्जाम्पलर आपको ज्यादा फायदा करेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसके MCQ ज्यादा हैं, तो ऑफकोर्स NCERT एग्जाम्पलर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इवन अगर हम बात करें तो RD शर्मा ऑफकोर्स है वन ऑफ द बेस्ट बुक है मैथमेटिक्स की, उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक हम देखते जाएंगे कि क्या क्या इसमें रिलेटेड है और क्या क्या आपके पास ऑलरेडी है 12th क्लास में। अगर हम रिलेशन फंक्शन का बात करें तो जो रिलेटेड पोर्शन है वो है कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन।
ये 3 चीज आपको नहीं पढ़ना होता है 12th के सिलेबस में, अभी आपके पास ये 3 चीज नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको अलग से पढ़नी होगी। अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करूं तो आप अगर फॉग, गॉफ ये सब पढ़ते हैं तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का आता है। अगर इनवर्स पढ़ते हैं, दैट इज इनवर्स ऑफ एक्स पढ़ते हैं, तो वो इसके अंदर आता है। और बाइनरी ऑपरेशंस भी आपको पढ़ लेना चाहिए। चलिए अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहला चीज जो हमारा रिलेटेड है वो है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर बात करें तो आपका सबसे पहले रिलेटेड है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। अगर आप चाहें तो आप भी मार्क कर लीजिए कौन कौन सा पार्ट आपका रिलेटेड है, ताकि आपका पढ़ने में बड़ी आसानी हो, ठीक। चलिए अब आते हैं कैलकुलस में। डिटरमिनेंट आपका लगभग पूरा है जितना आपके सीयूडी के सिलेबस में है और जितना आपका सीबीएसई के सिलेबस में है। अब हम बात करें अगर कैलकुलस की, तो कैलकुलस में भी काफी कुछ है जो आपका रिलेटेड है, जैसे रूल्स एंड लैंग्वेज, मीन थ्योरम। अगर मैं इसमें बात करूं तो ऑफ कोर्स टैंजेंट नॉर्मल, वन ऑफ देम, अप्रोक्सीमेशन जो इस साल आपके पास नहीं है, टैंजेंट नॉर्मल तो फिर से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन में आऊं तो इंटीग्रेशन में भी ये पार्ट आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी इस साल 12th क्लास में रिलेटेड है। फर्दर बात करें तो लिमिट एज अ सम भी आपका रिलेटेड है, ठीक। एप्लीकेशन में अगर हम लोग आए तो एप्लीकेशन में लगभग सब कुछ है आपके पास, ऐसा कुछ भी रिलेटेड नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर्स इसमें देखना पड़ेगा द एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फिगर का मेरा बोलने का मतलब होगा कि 2 सर्कल्स या 2 पैराबोला एक साथ, या एक पैराबोला और एक सर्कल एक साथ। डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करें तो लगभग पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका है। सिर्फ आपका जो नहीं है वो पोर्शन ये है फॉर्मेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, ठीक। ये पार्ट आपका नहीं है जो कि डिफरेंशिएशन का पार्ट है, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो वेक्टर आएगा। वेक्टर में आपके पास लगभग सब कुछ है जो आप पढ़ते हैं। 1-2 ही टॉपिक इसमें नहीं है। अगर हम बात करें तो सिर्फ ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है इसमें, जो आपका रिलेटेड है सीबीएसई से। 3D में आपको बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा, इसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बुरा चीज क्या होने वाला है कि प्लेन्स इस साल के सिलेबस में नहीं है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D का, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा अलग से। इसमें बात करें प्रोबेबिलिटी की तो मीन, वेरिएंस और बर्नौलीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। चलिए समझते हैं कि अप्लाइड मैथ में क्या क्या डिलेटेड है। डिलेटेड पोर्शन देखने से पहले ये देखिए आपको पढ़ना कैसे कैसे पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो हैंडबुक पढ़नी पड़ेगी जो सीबीएसई ने रिलीज की हुई है, और मेरे ख्याल से आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी के साइट पे फ्रीली अवेलेबल होती है, तो इसको जरूर पढ़िए। खासकर कुछ चैप्टर्स के लिए तो इसको जरूर पढ़िए। वन विल बी कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, जो भी चैप्टर आपका और मैथ्स वालों का कॉमन है वो इसमें से ढूंढिए और इसको पढ़ते चले जाइए। और बात करें डिलीटेड पोर्शन की, तो डिलीटेड पोर्शन में बहुत कम ही चीज है जो 12th और सीयूईटी में डिफर करता है। तो पहले यूनिट की बात करें तो उसमें सिर्फ अगर देखा जाए तो मेरे पास पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो कि रिलेटेड है 12th के सिलेबस से। फर्दर अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स आपको पूरा पढ़ना है और हर एक चीज अच्छे से पढ़िएगा। ये भी अगर आप एग्जाम्पलर से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। कैलकुलस का पोर्शन भी अगर आप एग्जाम्पलर से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रोबेबिलिटी वो भी है, अगर आप देखा जाए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो उसमें नहीं मिलेंगे, उसके लिए फर्दर आप हैंडबुक ही रेफर करिए। इंडेक्स नंबर आएंगे तो इंडेक्स नंबर
ऐसा चैप्टर है जो कि आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्टैट्स में 11th क्लास में था आपके पास, तो उधर से आप निकालिए अपना 11th क्लास के स्टैट्स की बुक और थोड़ा उसमें से पढ़िए। सैम्पलिंग थ्योरी, इधर आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। इसको सैम्पलिंग थ्योरी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा तो आपको जानना ही पड़ेगा। एक थ्योरी इसमें भी थ्योरी आ सकती है और प्रोबेबिलिटी में। ये 3 चैप्टर ऐसे होंगे जिनमें थ्योरी सिलेबस भी आपको समझना पड़ेगा, मतलब कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। फर्दर बात करें तो ज्यादा कुछ और नहीं, बस एक टॉपिक और है लास्ट, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ये आपका डेटेड है क्योंकि इसके बहुत लंबे कैलकुलेशन होते थे, इसलिए शायद 12th में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी आपका हर एक टॉपिक जो कि 12th में है वो सीयूटी में आ ही रहा है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि आप सबको 100% डाला जाए। थैंक यू।